गुड मॉर्निंग टू ऑल प्यारे बच्चों। आप सभी का अपना यूट्यूब प्लेटफॉर्म आदित्य साइंस कंसेप्ट पर स्वागत है। प्यारे साथियों, हम लोग बायोलॉजी पढ़ रहे थे और बायोलॉजी में हम लोगों का चैप्टर चल रहा था लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस में भी हम लोग न्यूट्रिशन के बारे में चर्चा कर रहे थे और काफ़ी हद तक हम लोगों ने न्यूट्रिशन के बारे में समझा था, पढ़ा था प्रीवियस क्लास में। न्यूट्रिशन में हम लोगों ने एनिमल्स में कैसे न्यूट्रिशन होते हैं, क्या प्रक्रिया है, किस-किस तरीका से न्यूट्रिशन को बाँटा गया है, न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, फूड क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें की चर्चाएँ हमने प्रीवियस क्लास में कर लिया है। अगर कोई भी प्यारे भाई-बहन डायरेक्ट अगर इसी क्लास को देख रहे हैं, तो वो इस क्लास के बाद जाकर प्रीवियस क्लास को अवश्य देखेंगे मेरे भाई, क्योंकि वहाँ पर हर इम्पोर्टेंट पॉइंट को समझाया गया है सरल शब्दों में। तो पुनः एक बार फिर से स्वागत है आपका इस बायोलॉजी के क्लास में और आज हम लोग पढ़ेंगे प्लांट्स में न्यूट्रिशन कैसे होते हैं, यानी कि पादपों में किस प्रकार से न्यूट्रिशन की प्रक्रिया होती है, उन चीज़ों की चर्चाएं हम लोग करेंगे। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हेडिंग है कि प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी कि प्रकाश संश्लेषण की क्या प्रक्रिया होती है, ये सारे चीज़ हम लोग आज समझेंगे। तो पेन पेपर लेकर बैठेंगे, यहाँ पर हर चीज़ को बेहतरीन ढंग से आपको समझाया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर हम बात करें कि प्लांट्स में पोषण प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से होता है। प्लांट्स में अगर भोजन बनाने की प्रक्रिया जो है वो कैसे होते हैं, तो प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। यानी अगर कोई भी स्वपोषी, कोई भी हरे पेड़ पौधे या कोई भी जीव यदि खुद से भोजन बना रहा है तो हम उसे कहते हैं कि स्वपोषी है। और पौधे भी एक प्रकार के स्वपोषी जीव में आते हैं, जिसे हमने बताया था कि यह एक प्रकार के प्रोड्यूसर होता है, यानी उत्पादक होता है, उत्पादकता होता है। ये सारी चीज हमने पढ़ा था। तो आज हम पढ़ेंगे कि फोटोसिंथेसिस है क्या, प्रकाश संश्लेषण है क्या। देखिए, प्रकाश संश्लेषण का अगर सरल शब्दों में समझे तो प्रकाश की उपस्थिति में भोजन बना देना। प्रकाश की उपस्थिति में या प्रकाश की सहायता से भोजन का निर्माण करना ही प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। लेकिन ये हम लोग 8 क्लास में, 9 क्लास में पढ़ रहे थे, तो ये पहले की बात थी। लेकिन अब हम लोग स्टैंडर्ड क्लास में आ गए हैं, 10th क्लास में, तो इसकी परिभाषा भी अब चेंज होंगे। तो प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा कहता है कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पेड़-पौधे क्लोरोफिल की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में? तो कह रहा है कि क्लोरोफिल की उपस्थिति में। अब क्लोरोफिल क्या होता है, ये भी हम लोग धीरे-धीरे समझेंगे। कह रहा है कि क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य की ऊर्जा का उपयोग करके, किसका उपयोग करके? सूर्य की ऊर्जा का उपयोग करके। अब यहाँ पर जैसे ही प्रकाश आया है, तो प्रकाश कहने का मतलब ही है कि सनलाइट। प्रकाश कहने का अर्थ ही हुआ सनलाइट से। आप टर्च की लाइट से प्रकाश संश्लेषण नहीं कर सकते हैं। यहाँ लाइट का अर्थ, यहाँ प्रकाश का अर्थ है कि सूर्य की ऊर्जा, सूर्य की किरणें का उपयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से अपना भोजन, ग्लूकोज, यानी भोजन के रूप में क्या बनेगा? ग्लूकोज बनेगा, बनाते हैं और ऑक्सीजन गैस को रिलीज करते हैं। क्या रिलीज करते हैं? ऑक्सीजन गैस को रिलीज करते हैं। तो यही प्रक्रिया हमारा प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। अब इसको एक सीक्वेंस में समझते हैं। प्रकाश संश्लेषण का मतलब हुआ कि सूर्य की ऊर्जा को अवशोषित करना, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को लेना, मिट्टी से जल को ग्रहण करना और इन सब के साथ क्लोरोफिल की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में? क्लोरोफिल की उपस्थिति में रिएक्शन करवाए जाएंगे, रिएक्शन होते हैं और तब जाकर कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है, भोजन का निर्माण होता है, अर्थात ग्लूकोज का निर्माण होता है। तो हम उसे कहते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है। यानी जितने सारे हरे पेड़ पौधे हैं, वो सभी प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से ही अपने भोजन का निर्माण करता है। बात क्लियर है? अब आइए, यहाँ पर इक्वेशन एक दिखाया गया है। इस इक्वेशन को समझते हैं कि ये इक्वेशन क्या है।
देखिए, सबसे पहले कह रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या लेना है? कार्बन डाइऑक्साइड लेना है। तो ये रहा कार्बन डाइऑक्साइड, ये कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। और कह रहा है कि पानी यानी हमें जल लेना है। तो जल क्या हो गए? H2O। जल क्या हो गया? H2O। यहां पर ध्यान रखेंगे कि ये दोनों के दोनों जो अणु है, ये दोनों अणु अकार्बनिक है। कैसा है? अकार्बनिक अकार्बनिक अणु है। ये कैसा अणु है? अकार्बनिक अणु है। और सरल अणु भी हम इसे कह सकते हैं। ये कैसा अणु है? सरल अणु भी कह सकते हैं। अब कह रहा है कि इन दोनों की रिएक्शन कराना है, लेकिन किसकी उपस्थिति में? तो कह रहा है क्लोरोफिल की उपस्थिति में। तो हमें क्लोरोफिल लेना होगा। तो हम ले लेते हैं क्लोरोफिल। क्लोरोफिल ले लेते हैं। क्लोरोफिल हमने ले लिया। और कह रहा है कि उपस्थिति में सूर्य की ऊर्जा का उपयोग करके तो हमें सन एनर्जी भी लेना होगा, या हम लिख सकते हैं सन लाइट भी लेने होंगे। तो यहां से जब ये रिएक्शन होगा तो रिएक्शन होने के बाद यहाँ पर एक कंपाउंड तैयार होंगे, एक भोजन तैयार होगा। और ये भोजन हमारा क्या कहलाया? तो आप कहेंगे कि ये भोजन C6H12 जो है, ये 6 कार्बन वाली एक शर्करा तैयार होगा। ये एक क्या है? शर्करा है। इसी शर्करा को हम नाम देते हैं ग्लूकोज। इसी शर्करा को हम नाम देते हैं ग्लूकोज। और यही शर्करा जो है कितने कार्बन वाला है? तो कहेंगे 6, यानी 6 कार्बन वाले 6 कार्बन वाला शर्करा है। यानी कि इसमें कार्बन के 6 परमाणु मौजूद है। इस वजह से हम इसे कहेंगे कि कार्बनिक पदार्थ तैयार हुआ। यानी कि ये भोजन जो है किस प्रकार का है? तो आप कहेंगे कि कार्बनिक भोजन है, कार्बनिक अणु है। कार्बनिक यौगिक कह दीजिए या अणु कह दीजिए। तो ये कार्बनिक यौगिक प्राप्त होता है। साथ ही साथ ध्यान रखेंगे कि यहाँ से ऑक्सीजन गैस भी रिलीज होते हैं। ये कौन सी गैस है? तो आप कहेंगे कि ऑक्सीजन गैस है सर। कौन सी गैस है? ऑक्सीजन गैस है। ये वाली गैस ऑक्सीजन है। और ऑक्सीजन के कितने परमाणु रिलीज होंगे? तो ध्यान रखिएगा, या तो 6 अणु कहिए या तो 12 परमाणु कहिए। तो ऑक्सीजन के 6 अणु हैं। 6 अणु ऑक्सीजन यहाँ पर रिलीज होगा। साथ ही साथ यहाँ पर एक पॉइंट और ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर 6 लगा लीजिए। यहाँ पर 6 H2O का निर्माण होगा। यानी कि यहाँ पर जल वाष्प का, यानी कि वाष्पोत्सर्जन की भी क्रिया होती है। तो वाष्पोत्सर्जन ये हमारा कहलाया वाष्पोत्सर्जन हानि। ये कहलाएगा वाष्पोत्सर्जन या जल हानि, इसे आप कह सकते हैं। इसे आप जल हानि भी कह सकते हैं या वाष्पोत्सर्जन हानि भी कह दीजिए। दोनों एक ही बात है। तो यहाँ से हमें इतनी बात समझ में आया कि जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो प्रकाश संश्लेषण में 2 प्रकार के अकार्बनिक अणु मिलते हैं और मिलकर सनलाइट की उपस्थिति में क्लोरोफिल की सहायता से, ये क्लोरोफिल क्या है? एक वर्णक है। हम हिंदी में लिख दे रहे हैं, ये क्या है? क्लोरोफिल है।
ये क्लोरोफिल एक वर्णक है, एक पिगमेंट है। इसकी मदद से एक कार्बनिक यौगिक तैयार होता है जिसको हम कहते हैं शर्करा। और ये शर्करा हमारा 6 कार्बन वाली शर्करा होती है। और ये कैसा है तो आप कहेंगे कि ये एक जटिल कार्बनिक है, एक सरल कार्बनिक है। कैसा है? सरल कार्बनिक है। और हमें 6 ऑक्सीजन के अणु हमें मिलते हैं और साथ ही साथ यहाँ पर हमें जल हानि भी देखने को मिलता है। तो यही प्रक्रिया हमारा प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। यही प्रक्रिया हमारा प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। क्या ये बात क्लियर है मेरे भाई? क्या ये बात क्लियर है? चलिए, अगर ये रिएक्शन आपको याद हो जाए, अगर ये रिएक्शन याद हो जाए तो सबसे पहले आपको ये हर चीज को ध्यान से देखना है कि यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड है तो कार्बन डाइऑक्साइड के पहले 6 है। जल के हमने कितने अणु लिए हैं तो 12 अणु लिए। कार्बन डाइऑक्साइड के कितने अणु है? 6 अणु है। जल के कितने अणु है? 12 अणु है। यहाँ जब हमने सनलाइट की प्रेजेंस में क्लोरोफिल की मदद से जब रिएक्शन हुआ तो ये रिएक्शन होकर यहाँ पर क्या बने तो आप कहेंगे कि कार्बनिक यौगिक बना। और कार्बनिक यौगिक क्या है तो एक शर्करा है, ग्लूकोज है। साथ ही साथ ऑक्सीजन गैस रिलीज हुआ। कितने अणु वाली ऑक्सीजन निकला? 6 अणु ऑक्सीजन का निकलता है। और यहाँ पर वाष्पोत्सर्जन में जल हानि हमें देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या दिखाई पड़ा? प्रकाश संश्लेषण। अब इसको एक फिगर के माध्यम से भी हम लोग समझते हैं कि फिगर के माध्यम से क्या है। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे पॉइंट होंगे जो हम आपको नोट करवाएंगे, जिसे आपको नोट कर लेना है क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चल देखिए, यहाँ पर एक हमने पेड़, एक हमें सूरजमुखी का पौधा दिखाई दे रहा है। इस सूरजमुखी के पौधा में आप अगर देख पा रहे हैं तो ये कार्बन डाइऑक्साइड है जिसे हम CO2 कह दिए। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड हमें चाहिए। साथ ही साथ सनलाइट चाहिए। क्या चाहिए? सनलाइट। सनलाइट को हम सूर्य सौर ऊर्जा भी कह देते हैं या इसे हम विकिरण ऊर्जा भी कह देते हैं। ठीक है, सौर ऊर्जा कहिए या विकिरण ऊर्जा कहिए, हम आपको बनाकर एक बार फिगर अवश्य समझाएंगे। उसके बाद यहाँ पर जड़ है तो जड़ से पानी का अवशोषण हो रहा है। जड़ से क्या हो रहे हैं? पानी के अवशोषण हो रहे हैं। पानी का अवशोषण हुआ, ये सभी के सभी कहाँ जाएंगे? पत्ती के पास। यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड भी पहुंचा कहाँ पर? पत्तियां के पास पहुंचा। जल भी कहाँ पहुंचेंगे? पत्तियां के पास पहुंचेगी, पहुंचेगा। और इधर भी सनलाइट कहाँ पहुंच रहा है तो आप कहेंगे पत्ती के पास पहुंच रहा है। और ये सब पत्ती के पास रिएक्शन होगा। रिएक्शन होके सुगर्स का यानी कि शर्करा का निर्माण होगा और ऑक्सीजन गैस रिलीज होंगे। यानी कि बाई प्रोडक्ट में ऑक्सीजन मिलते हैं। मुख्य प्रोडक्ट क्या है तो हमारा शर्करा और साथ ही साथ हमारा ऑक्सीजन गैस भी निकलता है। और कुछ वाष्प की क्रिया भी होती है, यानी कुछ जल की हानि भी देखने को मिलते हैं। यानी कि जैसे हम लोग पानी पीते हैं, हम लोग पानी पीते हैं मेरे भाई, तो पानी पीते हैं तो क्या सारा पानी का अवशोषण हो जाता है? बिल्कुल नहीं। सभी पानी का तो अवशोषण नहीं होता। कुछ पानी हमारे पसीना के माध्यम से बाहर निकल जाते हैं। कुछ पानी की मात्रा पसीना के माध्यम से बाहर निकलता है। तो हमारे शरीर से क्या हो रहा है? वाष्प बन रहा है। पानी पानी वाष्प बन के निकल रहा है तो वो हमारे शरीर के लिए क्या है? वाष्प हानि है, यानी जल की हानि है। तो इसी तरीका से पेड़ पौधे भी जल का अवशोषण करते हैं। तो सारा का सारा पानी ये अवशोषित नहीं कर पाते, इनके भी पसीने छूटते हैं। और यही पसीना जो छूटता है मेरे भाई कहलाता है वाष्पोत्सर्जन, यानी वाष्प की हानि, यानी कि जल की हानि कहलाता है। क्या ये बात क्लियर है? चल, तो अब हम एक फिगर और बनाते हैं इसी तरीका से, और फिगर बना के वहां पर हर पॉइंट को हम आपको समझाएंगे। तो आइए पहले एक फिगर हम लोग ड्रॉ करते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको बहुत सारे पॉइंट नोट करने होंगे। चल,
इस तरीका से जड़ें हमने बना दिया। अब हम बना देते हैं पत्तियां को। ये पत्तियां हमने बनाया। अब ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर हमने क्या कहा, हमने कहा कि सूर्य से हमें क्या चाहिए, ये हमारा क्या है, सन है। सन से हमें क्या चाहिए, सनलाइट चाहिए, सन लाइट चाहिए, या इसी को हम कहते हैं विकिरण ऊर्जा भी, विकिरण ऊर्जा भी कह दीजिए, विकिरण ऊर्जा भी कह दीजिए। यहां से हमें चाहिए क्या, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। वायुमंडल से हमें क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। तो हम कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से लेते हैं, ये हमारा वायुमंडल है। तो वायुमंडल से हम कार्बन डाइऑक्साइड को यहाँ, इसी तरह से हमें जल भी चाहिए। हमें क्या चाहिए, जल चाहिए। तो जल भी पेड़ के जड़ के द्वारा अवशोषित किए जाएंगे, और ये ऐसे होते हुए ये भी कहाँ पहुंचेगा, तो आप कहेंगे पत्तियों के पास पहुंचेगा। अब ये पत्तियों के पास पहुंच गया, ठीक है। तो यहाँ पर एक छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, जिसे कहा जाता है रंध्र, जिसे कहा जाता है रंध्र, या इसी को हम कहते हैं स्टोमाटा, इसी को हम कहते हैं स्टोमाटा, स्टोमाटा, ठीक है। अब यहां से समझने वाली बात है मेरे भाई, ध्यान से समझिएगा कि पानी का अवशोषण जो हुआ है जड़ के द्वारा, वो विधि क्या कहलाता है, तो वो विधि परासरण कहलाता है। यानी कि जल का जो अवशोषण होता है वो परासरण की प्रक्रिया द्वारा होता है। प्रसरण की प्रक्रिया के द्वारा जल का अवशोषण किया जाता है। यानी जल जो जल के अवशोषित करते हैं, जल जो अवशोषित करते हैं वो किस प्रक्रिया के माध्यम से, तो आप कहेंगे कि परासरण की प्रक्रिया से, यानी कि ओस्मोसिस की क्रिया से यहाँ पर जल का अवशोषण होता है। और इसी जल में ध्यान रखिएगा कि खनिज पदार्थ भी मिलते हैं, खनिज पदार्थ भी जल के सहायता से ही पत्तियों के पास पहुंच जाते हैं। जल के साथ खनिज पदार्थ मिले होते हैं, जैसे कि अगर हम बात करें तो नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन होता है। हम अभी फिलहाल हिंदी में ही लिख देते हैं, नाइट्रोजन हो गया, लोहा हो गया, फास्फोरस हो गया, फास्फोरस हो गया। इसी तरीका से और भी सारे चीज खनिज इसी में पानी के माध्यम से अवशोषित किए जाते हैं, और ये सारा का सारा अवशोषण परासरण की क्रिया द्वारा होते हैं। क्या ये बात क्लियर है, क्या ये बात क्लियर है मेरे भाई? उम्मीद करते हैं कि बात क्लियर होगा। इसी तरीका से वायुमंडल से जो कार्बन डाइऑक्साइड पत्तियों के द्वारा अवशोषित किए जाते हैं, यानी कि पत्तियों में जो प्रवेश करता है स्टोमाटा के माध्यम से, वो प्रक्रिया क्या कहलाता है, तो वो प्रक्रिया विकिरण कहलाता है।
यानी कि विसरण की प्रक्रिया द्वारा, किसके द्वारा? विसरण की प्रक्रिया द्वारा, विसरण की क्रिया द्वारा, विसरण की क्रिया द्वारा ही कार्बन डाइऑक्साइड को वायुमंडल से पत्तियां क्या कर लेती है? अवशोषित कर लेती है। और ये सभी के सभी किसके माध्यम से अंदर प्रवेश करते हैं? तो रंध्र के माध्यम से, स्टोमाटा के माध्यम से ये पत्तियों में प्रवेश करते हैं। तो हम यहाँ लिख देते हैं कि गैसों का जो आदान प्रदान होता है, गैसों का विनिमय, विनिमय कहने का अर्थ हुआ कि अंदर जाना और बाहर निकलना, यानी कि ऑक्सीजन प्रवेश करना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर आना, यानी आदान प्रदान की जो क्रिया होती है वो किसके माध्यम से होता है? तो रंध्र के माध्यम से, यानी स्टोमाटा के माध्यम से। तो गैसों का विनिमय कर किसके माध्यम से होता है? रंध्र के माध्यम से। तो यहाँ पर इतनी बात हमें समझ में आया कि ये पत्तियां जो है, पत्तिये पर एक छोटे छोटे छिद्र बहुत सारे पाए जाते हैं और यही छिद्र कहलाता है रंध्र या स्टोमाटा कहलाता है। इसी स्टोमाटा के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड अंदर प्रवेश करते हैं, लेकिन पत्तियां जो कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करती है वो क्रिया विसिरण कहलाता है। और इसी तरीका से जो जड़ जल का जो अवशोषण करते हैं वो क्रिया क्या कहलाता है? परासरण की प्रक्रिया कहलाता है। हालांकि ये दोनों बातें सेम ही हैं। परासरण और विसरण कहने का अर्थ हुआ कि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर अवशोषण, यानी कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड अधिक है, पत्तियों में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम है, तो अधिक से कम की ओर अवशोषण हो रहा है, तो विसरण कहलाया। इसी तरीका से जल में क्या है? पानी की मात्रा अधिक है, जड़ क्या करेगा? उसको अवशोषित करेगा। भूमि में जल की मात्रा अधिक है, पेड़ पौधे में जल की मात्रा कम है, तो हाई कंसंट्रेशन था कहाँ पर? मिट्टी में, तो मिट्टी से अवशोषित कर लिया, तो ये क्या हुआ? परासरण की प्रक्रिया कहलाया। क्या ये इतनी बातें समझ में आया मेरे भाई? क्या इतनी बातें समझ में आए आपको? बोलो, इतनी बातें समझ में आए? तो यहाँ पर बस इतनी बातें हमने समझाया कि कार्बन डाइऑक्साइड विसरण के क्रिया द्वारा अवशोषित होते हैं, जल परासरण की क्रिया द्वारा अवशोषित होता है, और ये सभी के सभी अंदर प्रवेश करते हैं स्टोमाटा के द्वारा। अब ये स्टोमाटा जो होता है स्टोमाटा जो होता है मेरे भाई, ये दो गार्ड सेल से घिरा होता है, गार्ड कोशिका से घिरा होता है, गार्ड कोशिका से घिरा होता है। यानी कि इस स्टोमाटा को, स्टोमाटा जो है, ये स्टोमाटा को कौन सुरक्षा प्रदान कर रहा है? तो गार्ड कोशिका ही इसको सुरक्षा प्रदान कर रहा है। और ये गार्ड कोशिका जब पानी की जरूरत होता है, जब किसी भी चीज की जरूरत होती है तो ये खुल जाता है, और जब जिसकी आवश्यकता नहीं होती है तो ये बंद हो जाता है। यानी कि प्रकाश संश्लेषण के दरमियान स्टोमाटा ओपन होते हैं, और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जब समाप्त हो जाती है तो स्टोमाटा का जो छिद्र है, स्टोमाटा जो है वो क्या होते हैं? क्लोज्ड हो जाते हैं। इतनी बात क्लियर है? चलिए, तो यहाँ पर अगर इतनी बातें हमें समझ में आया। अच्छा, यहाँ पर एक और बात ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जो पानी है, पानी जड़ से अवशोषित होकर सभी भागों में या सभी पत्तियों में जा रहा है, तो वो किसके माध्यम से? किसी न किसी के माध्यम से। जैसे अगर हम कहें कि हमारे शरीर में ब्लड का परिवहन हो रहा है, ब्लड का परिवहन हो रहा है, तो ब्लड किसी ना किसी के माध्यम से जा रहा है। पतली पतली हमारे अंदर क्या है? एक पाइप बिछी हुई है जिसे हम नस कहते हैं, यानी धमनी और शिरा कहते हैं। तो इसी तरीका से इनमें भी कुछ
पाइप जैसा संरचना देखने को मिलते हैं, जिसे हम कहते हैं जाइलम। तो जल का अवशोषण जो होता है जाइलम के द्वारा, जाइलम के द्वारा जल का परिवहन होता है, जल का परिवहन होता है किसके द्वारा? तो जाइलम उत्तक के द्वारा। ये जाइलम उत्तक ही कहाँ पहुंचाएगा पानी को? तो आप कहेंगे कि पत्तियों के पास या सभी अंगों के पास पहुंचा देता है। इतनी बात आपको समझ में आ गए होंगे। अब और भी अगर हम बात करें तो अब उसी रिएक्शन को हम पुनः लिखेंगे, उसी रिएक्शन को हम पुनः लिखेंगे और वहां पर और भी आपको बेहतरीन सी बातें समझने को मिलेगा। देखिए, कार्बन के हमें 6 परमाणु चाहिए, 6 अणु चाहिए। साथ ही साथ हमें जल के 12 अणु चाहिए और ये सब की उपस्थिति, किसकी किसकी उपस्थिति? तो क्लोरोफिल की उपस्थिति, क्लोरोफिल की उपस्थिति है। साथ ही साथ विकिरण यानी सौर ऊर्जा चाहिए। क्या चाहिए? सौर ऊर्जा। अब टॉर्च का लाइट मत जलाकर मेरे भाई प्रकाश संश्लेषण करने लग जाना, ठीक है? हमेशा सौर ऊर्जा में ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होंगे। अब यहाँ पर सौर ऊर्जा, अब यहाँ पर जो क्रियाएं होंगी तो क्या होगा? तो आप कहेंगे कि C6H12O6 बनेगा, ठीक है? ग्लूकोज बनेगा, हमने पहले ही बताया। साथ ही साथ 6O2 बनेंगे, यानी कि हमारा ऑक्सीजन का निर्माण होगा और साथ ही साथ 6 अणु जल वाष्प की हानि हमें देखने को मिलेगा। इतनी बातें तो हमने पहले ही पढ़ा है। अगर आप ध्यान से देखे होंगे तो आप देखिए कि यहाँ पर हमने इस चीज को समझाया है। अब वहां पर हम अकार्बनिक अणु, शर्करा, ये सारी चीज हम नहीं लिखने वाले क्योंकि हम यहाँ पर समझा दिए हैं। अब जो हमें समझाना है उस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है? अब यहाँ पर हमने ये भी बता दिया कि जल का जो अवशोषण होता है वो परासरण की क्रिया द्वारा होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण होता है विसरण की क्रिया द्वारा होता है। ये सारे चीजें हमने समझा दिया, तो वहां हम नहीं समझाएंगे मेरे भाई। यहाँ पर अब आपको समझाना क्या है, देखो। कार्बन डाइऑक्साइड जो है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या हुआ कि कार्बन डाइऑक्साइड से बनते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड से निर्माण होता है ग्लूकोज का। कार्बन डाइऑक्साइड से ये यहाँ जब क्लोरोफिल मिलते हैं, क्लोरोफिल क्या करता है कि इस कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन करता है। क्या करता है? अपचयन करता है, यानी रिडक्शन करता है। तो अपचयन करके क्या होते हैं? तो यहाँ ग्लूकोज का निर्माण होता है। तो ध्यान रखना कि कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन होता है किस में? तो आप कहेंगे ग्लूकोज में। हम यहाँ पर लिख देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन हुआ है किसमें? तो आप कहेंगे ग्लूकोज में। अपचयन क्या होता है? हाइड्रोजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन कहलाता है। हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है? अपचयन। अब देखो मेरे भाई, कार्बन के 6 यहाँ कार्बन के 6 परमाणु थे, यहाँ भी कार्बन के 6 परमाणु हैं, यहाँ ऑक्सीजन के 12 परमाणु है, तो यहाँ ऑक्सीजन के 6 परमाणु है। यहाँ पर हाइड्रोजन एक्स्ट्रा आया, हाइड्रोजन एक्स्ट्रा आया। तो ये हाइड्रोजन आया कहाँ से मेरे भाई? तो ये हाइड्रोजन यहाँ से आया है, हाइड्रोजन यहाँ से आया है। तो ये भी ब्रेक हुआ होगा, ये भी ब्रेक हुआ होगा, यानी कि इसका ये जल का ऑक्सीकरण होता है। यानी जब इस पे सनलाइट पड़ते हैं, विकिरण ऊर्जा आती है इस पर, तो मेरे भाई वो ऑक्सीजन
और हाइड्रोजन में टूट जाते हैं। जब प्रकाश इस पे पड़ती है तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में टूट जाता है। तो यहाँ देखो हाइड्रोजन बाहर निकल गया, हाइड्रोजन क्या हो गया, बाहर निकल गया, ऑक्सीजन अलग हो गया। तो यहाँ पर ऑक्सीकरण हुआ है, जल का ऑक्सीकरण हुआ है मेरे भाई। और ऑक्सीकरण कहने का मतलब है कि उपचयन हुआ है। क्या हुआ है, उपचयन हुआ है। किस में, तो ऑक्सीजन में। क्या ये बात क्लियर है, क्या ये बात क्लियर है। तो जल का ऑक्सीकरण हुआ, या इसी को आप कह सकते हैं कि जल का विघटन हुआ है। विघटन का मतलब होता है टूटना, विघटन का मतलब होता है टूटना। हम यहाँ और भी लिख देते हैं कि इसका मतलब है विघटन होना। आप यहाँ पर लिख लीजिए कि इसका मतलब क्या है, विघटन होना। विघटन होना यानी ये टूटा है जल और टूट कर क्या बना है, तो ऑक्सीजन अलग निकल गया है। क्या ये बात क्लियर हुआ, क्या ये बात क्लियर है मेरे भाई, बोलो। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर आपने देखा, इतनी बात तो हमें समझ में आया कि चलो सर, कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन हुआ यानी कि हाइड्रोजन इसमें जुड़ा है, तो अपचयन की क्रिया हुआ। अपचयन किसे कहते हैं, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा या पढ़ेंगे आगे चल के, कि जब हाइड्रोजन किसी कंपाउंड में जुड़ता है या किसी के साथ जुड़ जाता है तो अपचयन की क्रिया कहलाता है, ठीक है। और जब हाइड्रोजन बाहर निकलता है तो हम उसे ऑक्सीकरण या उपचयन की क्रिया कहते हैं। इस प्रोसेस में आपको कहीं भी क्या हीट निकलते हुए दिखाई दिए हैं, क्या यहाँ पर हीट का इस्तेमाल हुआ है या हीट बाहर निकला है। देखो, हीट का इस्तेमाल और हीट का बाहर निकलना दोनों अलग अलग क्रिया कहलाता है। उष्मा का जब हम यूज करते हैं तो वो कहलाता है उष्मा शोषी। जब हम उष्मा का यूज करके किसी भी चीज को ब्रेक डाउन करते हैं या किसी भी चीज को हम एक जगह मिलाते हैं, कंपाउंड तैयार करते हैं, तो हम उसे कहते हैं उष्मा शोषी। यहाँ देखो इन दोनों को मिलाया गया और यहाँ क्या दिए गए, हीट दिए गए हैं, ताकि ये रिएक्शन और भी तीव्र हो जाए, और भी क्या हो जाए, तीव्र हो जाए। जैसे आपका दोस्त और आप मान के चलो कि गुस्सा में हो, दोनों एक दूसरे से लड़ाई कर रहे हो, तीसरा देव दोस्त तुम्हारा आया और उसमें घी डाल दिया, थोड़ा सा आग भड़का दिया। तो आग भड़काया तो क्या हुआ, गुस्सा और भी तेज, लड़ाई और भड़क गया। तो इसी तरीका से कह सकते हैं कि इस रिएक्शन को तीव्र कौन कर देता है, सौर ऊर्जा कर देता है। इस वजह से हम कह सकते हैं कि यह रिएक्शन जो है, यह एक एनाबोलिक यानी कि उष्मा शोषी अभिक्रिया है। ये एक कैसी अभिक्रिया है, तो एनाबोलिक अभिक्रिया है, यानी कि इसमें उष्मा का अवशोषण हुआ है, इस वजह से इसे हम उष्मा शोषी अभिक्रिया भी कहते हैं। साथ ही साथ इस पॉइंट को भी आप ध्यान रखेंगे कि यहाँ जो कार्बन डाइऑक्साइड और जल मिला है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल मिला है, तो यहाँ पर प्रकाश आया, प्रकाश को अवशोषित किया क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल क्या किया, इस भौतिक चीज को, इस भौतिक अवस्था को क्या कर दिया, तो केमिकल रिएक्शन करके एक नया कंपाउंड तैयार कर दिया। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि यह जो है प्रकाश संश्लेषण जो है, प्रकाश संश्लेषण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रकाश ऊर्जा का
प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होता है। यानी कि इस प्रक्रिया में जो प्रकाश ऊर्जा है, प्रकाश ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरित कर दिया जाता है? तो रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित कर दिया जाता है। चलो बोलो, अब क्या इसमें कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? नहीं। तो यहाँ पर मेरे भाई ये दोनों के दोनों हमारे सरल अणु थे, यानी सिंपल हमारे मॉलिक्यूल्स थे, और ये सिंपल मॉलिक्यूल्स मिलकर एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स का निर्माण किया। इसी वजह से हम इसे कहें कि एनाबॉलिक अभिक्रिया है। इसी वजह से हम क्या कहें कि ये एक एनाबॉलिक अभिक्रिया है, यानी ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। बोलो, बात क्लियर है? बात क्लियर है? आगे बढ़ जाए? चल आगे बढ़ते हैं। अब इतनी बातें हमें समझ में आ गया, इतनी बातें हमें समझ में आ गया कि सर वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लिया गया, मिट्टी से जल और खनिज लिया गया, और ये सारे के सारे जाकर स्टोमाटा के अंदर प्रवेश किया और फिर रिएक्शन की क्रिया हो गई। ठीक है, ग्लूकोज का निर्माण हो गया। अब मेरे भाई इस बात को और भी ध्यान से आप रखेंगे कि जो ग्लूकोज का निर्माण हुआ है, तो एक्स्ट्रा जो ग्लूकोज होता है, जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होते हैं वो स्टार्च में बदल जाते हैं। जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है वो बदल जाता है कहाँ, किसमें? तो स्टार्च में। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं कि एक्स्ट्रा ग्लूकोज स्टार्च में परिवर्तित होता है, परिवर्तित होकर पत्तियों में स्टोर होता है। यानी कि जो एक्स्ट्रा होते हैं ग्लूकोज, जो एक्स्ट्रा भोजन होता है वो स्टार्च के रूप में परिवर्तित हो जाता है, और वो स्टार्च जाकर जमा होते हैं पत्तियों में ही। तो इस बात को ध्यान रखना है कि क्वेश्चन पूछा जाता है कि पौधों में जो ग्लूकोज है, जो एक्स्ट्रा भोजन है, वो किस रूप में संचित रहते हैं? तो स्टार्च के रूप में संचित होता है। और कहाँ पर संचित होता है? तो पत्तियों में संचित होता है। बात क्लियर है? अब यहाँ पर एक आपके मन में कंफ्यूजन हो सकता है कि क्या सर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया केवल पत्तियों में संभव है? क्या प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, क्या भोजन का निर्माण केवल पत्तियों में ही संभव है? नहीं मेरे भाई, मुख्य रूप से प्रकाश संश्लेषी जो अंग होते हैं, हम यहाँ पर लिख देते हैं। चलो आगे ही लिख देते हैं हम, इसमें क्या जाता है। मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग पत्तियां हैं। यानी कि मुख्य रूप से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पत्तियों में ही संभव है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि कुछ ऐसे भी पेड़ पौधे होते हैं जिनमें पत्तियां की अभाव होती है, जिनमें पत्तियों की अभाव होती है। वो पत्तियां छोटे हो जाते हैं, पानी के अभाव के कारण वो पत्तियां छोटे हो जाते हैं या कांटे के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। तो इस कारण से प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है वो तना में भी हो सकता है, जड़ में भी हो सकता है, और पत्तियों में भी हो सकता है। इन तीनों जगहों पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संभव है। तो हम इस बात को नोट करके लिखवा दे रहे हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया
प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्रिया जड़ में, तना में और पत्तियों सभी भागों में होता है। ठीक है, हमने क्या कहा कि प्रकाश संश्लेषण का जो मुख्य अंग है, प्रकाश संश्लेषी जो मुख्य अंग है वो तो है पत्तियां, कि पत्तियों में होता है। लेकिन कुछ कुछ ऐसे पौधे होते हैं जैसे रेगिस्तानी क्षेत्र के पौधे। रेगिस्तानी क्षेत्र के पौधे क्या होते हैं, वहां पर पानी नहीं मिलता है, तो पानी की खपत को कम करने के लिए, पानी की पर, हम कह सकते हैं कि वाष्पोत्सर्जन को कम करने के लिए उनकी पत्तियां छोटी छोटी हो जाती है, या तो कांटे के रूप में बदल जाते हैं। तो उनमें पत्तियां तो बदल गए कांटे के रूप में, और इसी वजह से उनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जड़ में भी हो जाते हैं, तना में भी हो जाते हैं। तो इस वजह से ध्यान रखिएगा, ये सारे पॉइंट पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। क्या ये बात क्लियर है? अब ये बात क्लियर है तो अब आप देखें यहाँ पर कि अब जो लिप्स है, यानी कि जो पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी, तो पत्तियों के कुछ स्ट्रक्चर आपको ध्यान रखना है। ये देखो लिप्स एनाटोमी है, यानी पत्तियों के कुछ नामकरण किए गए हैं। जैसे एक अगर हम पत्ती को तोड़ें, एक पत्ती को तोड़कर अगर हम माइक्रोस्कोप के नीचे रख कर देखेंगे तो हमें उसके स्ट्रक्चर इस तरीका से दिखाई देंगे। सबसे ऊपर वाला स्ट्रक्चर क्यूटिकल हमें दिखाई देगा, सबसे ऊपर का स्ट्रक्चर हमें क्यूटिकल दिखाई देगा। ये क्या है, तो क्यूटिकल है, ये क्यूटिकल हमें दिखाई देगा। उसके नीचे हमें एपिडर्मिस वाली परत दिखाई देगा, ये है एपिडर्मिस, एपिडर्मिस है, ये सबसे बाहरी परत है। यानी कि क्यूटिकल के नीचे हमें एपिडर्मिस दिखाई देगा। एपिडर्मिस के नीचे जैसे ही हम आएंगे तो एपिडर्मिस के नीचे हमें पेलिसेड मेसोफिल नाम का हमें कोशिका दिखाई देगा। ये पेलिसेड पेलिसेड मेसोफिल कोशिका, यानी क्यूटिकल के नीचे हमें एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के नीचे हमें पेलिसेड मेसोफिल कोशिका दिखाई देगा, और उसके नीचे में हमें बहुत सारे अंग उपांग दिखाई देंगे, यानी उपअंग दिखाई देंगे, कोशिकांग दिखाई देंगे। और सबसे नीचे में हमें अस्टोमाटा दिखाई देता है, जो छिद्र है, यानी कि पत्ती के जब उल्टा देखेंगे तो उल्टी पत्तियां आपको दिखाई दे, थोड़ा सा रूखरापन जैसा दिखाई देता है, उसमें आपको बारीकी बारीकी छिद्र दिखाई दे सकता है। तो उसी को हम कहते हैं कि अस्टोमाटा है। और इसमें दो प्रकार के उत्तक पाए जाते हैं, एक होता है जाइलम और एक होता है फ्लोएम। हमने अभी अभी बताया कि जाइलम का काम क्या होता है, तो जल का परिवहन करना, जल का परिवहन, और फ्लोएम का कार्य होता है भोजन का परिवहन, भोजन का परिवहन। ये आगे चल के आपका आएगा, ये अलग से चैप्टर जब हम लोग पढ़ेंगे परिवहन वाले चैप्टर को, तो उसमें इसको हम लोग और भी बेहतर ढंग से समझ लेंगे। अब फिलहाल ये एनाटोमी आपने देखा, तो इसी एनाटोमी को अब हम अपने डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। अब हम एक डायग्राम बनाते हैं, ठीक है, पत्ती की स्पेशल हम डायग्राम बनाते हैं, समझना मेरे भाई। जैसे हमने ये पत्तियां बनाया, ये हमने एक पत्तियां बनाया, ठीक है। इस पत्ती में हमने कहा कि जो सबसे ऊपर में है, सबसे ऊपर में जो हमें दिखाई पड़ते हैं, यानी कि ये वाली सबसे ऊपर में, यहाँ पर एक हमें परत दिखाई देता है, और यही परत कहलाता है हमारा क्या, तो आप कहेंगे कि ये परत कहलाता है क्यूटिकल,
इसी को हम नाम क्या दिए हैं, क्यूटिकल। अब ये क्यूटिकल होता कैसे है, क्या आपने क्यूटिकल को देखा है? हाँ मेरे भाई, आपने क्यूटिकल को देखा है। वो कैसा होता है, जब आप पत्तियों को छूते हैं ना, तो पत्तियां जो है आपका चिकना आपको दिखाई देता है, या एकदम चमकता हुआ आपको दिखाई देते हैं। तो ये क्यूटिकल कुछ नहीं है, बस सबसे ऊपर में जो आप छूते हैं चिकना दिखाई देता है, चिकना आपको महसूस होता है, वही क्यूटिकल है। तो ये क्यूटिकल जो है किसका बना होता है, क्यूटिकल का जो निर्माण है वो किससे होता है, तो ध्यान रखेंगे कि इसका निर्माण मोम प्लस क्यूटिन से हुआ है। किससे हुआ है, मोम और क्यूटिन से मिलकर इसका निर्माण होता है। क्या ये बात क्लियर हुआ? इसका कार्य क्या होता है, तो इसका कार्य होता है कि जो जल वाष्प है, जल वाष्प की हानि को कम करने का, यानी कि जल रोधी परत हम इसे कहते हैं। क्यूटिकल को हम किस नाम से भी जानते हैं, तो ये जल रोधी होता है, जल रोधी होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये जल वाष्प की क्रिया को कम करता है, जल वाष्प की क्रिया को क्या करता है, कम करता है। और साथ ही साथ बाहरी जो कुछ हानिकारक पदार्थ होते हैं उसको प्रवेश करने से भी रोकता है, यानी हानिकारक कारकों को रोकने में मदद करता है। तो इसका कार्य क्या होता है, तो ध्यान रखेंगे कि इसका कार्य जो होता है, एक तो पानी की हानि को कम करना, जल हानि की जल हानि को कम करना, और साथ ही साथ ये भी ध्यान रखेंगे कि हानिकारक कारकों से सुरक्षा करना। यानी कि क्यूटिकल के यही काम होते हैं कि वो क्या करेगा, बाहरी जो कारक है, बाहरी जो वायरस बैक्टीरिया अन्य पदार्थों से ये क्या करेगा, बचा के रखेगा और जल हानि को कम करेगा। यही इसका मुख्य कार्य होता है। और ये बना किसका होता है, तो आप कहेंगे कि इसका निर्माण हुआ है मोम और क्यूटिन से मिलकर ये बना होता है। इस वजह से सभी पत्तियां जो है हमें चिकना दिखाई पड़ते हैं, या चिकना हमें महसूस होते हैं छूने पर। ठीक है, अब ये पत्तियां हो गया। अब इसी पत्तियां के अंदर में आपको एक और लेयर दिखाई दे रहा है। इसी लेयर को हमने क्या नाम दिया है, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस ये क्या है, सबसे बाहरी परत है, यानी कि क्यूटिकल के अंदर जो परत पाए जाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं एपिडर्मिस, या एपिडर्मिस कोशिका कहते हैं। क्या ये बात क्लियर है? क्लियर है। अब इसी के अंदर मेरे भाई एक आपको स्तंभकार जैसा, इस तरीका से स्तंभकार की तरह हमें संरचना दिखाई पड़ते हैं, जिसे हम कहते हैं पेलिशेड। क्या कहते हैं, पेलिशेड कहते हैं। यानी ये हमारा क्या है, पेलिशेड है। पेलिशेड, या इसी को हम मेसोफिल उत्तक भी कह देते हैं, मेसोफिल उत्तक भी कह देते हैं। बात क्लियर हुआ? पेलिशेड यानी ये पत्तियां का सबसे बाहरी हिस्सा है जो क्यूटिकल कहलाया, उसके अंदर का हिस्सा एपिडर्मिस कहलाया, और इसी एपिडर्मिस के अंदर में पाए जाते हैं पेलिसेड यानी मेसोफिल उत्तक पाए जाते हैं। और इसी मेसोफिल उत्तक के अंदर में, इसी मेसोफिल उत्तक के अंदर में मेरे भाई पाया जाता है प्लास्टिड।
इसी के अंदर क्या पाए जाते हैं? प्लास्टिड। इसी के अंदर क्या पाए जाते हैं? प्लास्टिड। देखो हर एक पॉइंट को आपको हम समझा रहे हैं कि कैसे कैसे पतियों के निर्माण हुए, पतियों में कैसे कैसे हमें क्या क्या महत्वपूर्ण बातें को ध्यान रखना है। तो प्लास्टिड आ गया, और इसी प्लास्टिड के अंदर अब हमें कुछ और भी संरचना दिखाई देंगे, और उस संरचना को हम कहते हैं, इस तरीका से हमें संरचना दिखाई पड़ता है। इसी को हम नाम देते हैं क्लोरोफिल। इसी को हम कहते हैं क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल मौजूद कहाँ होता है? तो ध्यान रखिएगा कि क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाए जाते हैं। क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाए जाते हैं, यानी कि जितने सारे प्रकाश संश्लेषी होते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होता है, वो क्लोरोफिल के द्वारा होता है। और कहाँ पर होता है? तो पत्ती के कौन सी भाग में? तो आप कहेंगे कि प्लास्टिड वाले हिस्सा में। कहाँ पर होता है? प्रकाश संश्लेषण किस अंग में होता है? तो प्रकाश संश्लेषण मेरे भाई प्लास्टिड वाले हिस्सा में होता है। तो इस बात को हम लिख देते हैं। प्रकाश संश्लेषण जो है पत्तियां के प्लास्टिड में संपन्न होता है। क्या होता है? संपन्न होता है। यानी कि शुरू से अंत तक जो भी प्रकाश संश्लेषण की क्रियाएं होंगे वो कहाँ पर होंगे? शुरुआत भी होगा प्लास्टिड में और अंत भी होगा प्लास्टिड में ही। इस वजह से ध्यान रखेंगे कि क्लोरोफिल कहाँ पर मौजूद होता है? प्लास्टिड के अंदर मौजूद होता है। क्या ये बात क्लियर है या नहीं है? बोलो, बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है मेरे भाई? आगे बढ़ जाए। चल, अब आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को। अब ये सारे चीज़ आपको पहले पढ़ा रहे हैं। देखो आगे हमने सारे चीज़ लगा के रखा है। आगे हम सारे चीज़ों को लगा के रखे। यहाँ पर हमें ओपन स्टोमाटा, ये सारे चीज़ हैं। ये स्टोमाटा का हमने अभी बताया कि जो प्लांट्स, जो पत्तियां होती है, पत्तियां के जो पीछे वाला हिस्सा होता है उसी पर क्या पाए जाते हैं? स्टोमाटा पाए जाते हैं, छिद्र पाए जाते हैं। ये सारे चीज़ हमने लगा के रखा है। ये गार्ड कोशिका है। गार्ड कोशिका क्या करता है? तो गार्ड कोशिका का काम होता है मेरे भाई क्या करना? तो आप कहोगे सुरक्षा प्रदान करना, यानी रंध्र को खोलना और बंद करना किसका काम होता है? तो गार्ड कोशिका का होता है। ये सारी चीज हमने बताया। ये देखो अब क्लोरोप्लास्ट की बात आ रही है, तो क्लोरोप्लास्ट पहले आप समझते हैं। ठीक है, चल। अब हमने देखा कि यही प्लास्टिड जो है, यही प्लास्टिड हमारा क्या कहलाता है? तो क्लोरोप्लास्ट कहलाता है। यही प्लास्टिड जो है हमारा क्या कहलाया? तो क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट कहलाया। और इसी क्लोरोप्लास्ट में पाए जाते हैं क्लोरोफिल। तो अब आते हैं क्लोरोप्लास्ट पर। अब आते हैं क्लोरोप्लास्ट पर। क्लोरोप्लास्ट की अगर हम बात करें तो क्लोरोप्लास्ट दो झिल्ली से घिरा होता है। ये हमने बड़ा बना दिया ताकि आपको समझ में आ जाए, ताकि आपको समझ में आ जाए मेरे भाई। ये क्या है? तो क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट दो झिल्ली से मिलकर बना होता है, दो झिल्ली से घिरा होता है। एक होता है बाहरी झिल्ली और एक होता है आंतरिक झिल्ली। ठीक है, तो ये हमारा बाहरी झिल्ली हो गया। ये क्या है? बाहरी झिल्ली।
बाहरी झिल्ली हो गए, और ये हो गया इसका आंतरिक झिल्ली। ये हो गया इसका आंतरिक झिल्ली। अब इसी आंतरिक झिल्ली के अंदर पाए जाते हैं हमारे छोटे छोटे क्लोरोफिल, छोटे छोटे पाए जाते हैं क्लोरोफिल। इस तरीका से बहुत सारे क्लोरोफिल, अलग अलग पौधों में अलग अलग क्लोरोफिल मौजूद हो सकते हैं। इसमें किसी भी तरह का कोई संदेह नहीं होना चाहिए। ये क्या है, तो आप कहेंगे कि ये क्लोरोफिल है, और ये क्लोरोफिल सबके साथ जुड़ा होता है, सबके साथ जुड़ा होता है। इस तरीका से ध्यान रखेंगे, इस तरीका से जुड़ा होता है। अब इसी क्लोरोफिल के अंदर, इसी के अंदर खाली जो जगह है, खाली जो जगह है, उस खाली जगह में पाए जाते हैं कुछ द्रव्य जैसा, कुछ तरल पदार्थ जैसा पाए जाते हैं, कुछ तरल पदार्थ पाए जाते हैं। तो ये देखो, ये हमारा क्लोरोप्लास्ट है। इसी क्लोरोप्लास्ट के अंदर हमने क्या कहा कि ये वाली जो चीज है, ठीक है, ये अलग चीज है, और ये वाली अलग बातें हैं। अब दोनों बातें समझो। ये हमारा क्लोरोफिल है, ये हमारा क्लोरोफिल है। फिर ये क्या है मेरा भाई, तो ये है अस्ट्रोमा। ये है क्या, अस्ट्रोमा। ये जो तरल पदार्थ है, ये जेली जैसा पदार्थ है, इसको हम अस्ट्रोमा कहते हैं। इस ये क्या है, तरल या जेली पदार्थ है। तरल या जेली पदार्थ है जिसे हम अस्ट्रोमा कहते हैं। और यहाँ पर जो हमें दिखाई दे रहा है, जिसमें उपस्थित है, यानी कि इसी के अंदर जो उपस्थित है क्लोरोफिल। अब इस क्लोरोफिल को हम नाम देते हैं ग्रेना, इसी को हम नाम देते हैं ग्रेना। इसी के अंदर मौजूद होता है। ये जो एक आपको दिखाई दे रहा है, ये एक है क्लोरोफिल, ये भी है क्लोरोफिल, ये क्लोरोफिल है। और इसके पूरे समूह को, इसके पूरे समूह को हम नाम देते हैं ग्रेना। ये पूरा का पूरा जो है, ये हमारा ग्रेना कहलाता है, ठीक है। ये तो क्लोरोफिल हुआ, और ये पूरे को पूरे हमने नाम दिया ग्रेना। यानी कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी दो तरह के हिस्सा होते हैं, एक होता है ग्रेना वाले हिस्सा, और एक होता है हमारा अस्ट्रोमा वाला हिस्सा। अस्ट्रोमा हिस्सा क्या है, तो तरल यानी कि जेली पदार्थ है, और ग्रेना क्या है, जो कि क्लोरोफिल है, ठीक है। जो क्या है, इसी ग्रेना के अंदर क्या है, क्लोरोफिल मौजूद है। बात क्लियर है। अब इस ग्रेना का काम क्या होता है, अब जरा सोचो कि प्रकाश संश्लेषण तो क्लोरोफिल में हुआ है, प्रकाश संश्लेषण क्लोरोफिल की मदद से हुआ है। इसका मतलब है कि ग्रेना में प्रकाशीय अभिक्रिया होता है। अगर कभी भी आपसे मेरे भाई पूछे कि प्रकाशीय अभिक्रिया कहाँ पर होता है, तो आप क्या कहोगे, ग्रेना में। प्रकाशीय अभिक्रिया किसमें होता है, तो आप कहेंगे कि ग्रेना में होता है। और अप्रकाशीय अभिक्रिया कहाँ पर होता है, तो वो अस्ट्रोमा में होता है। यहाँ पर लिख देते हैं कि अप्रकाशीय अभिक्रिया, अप्रकाशीय अभिक्रिया कहाँ पर होता है, तो आप कहेंगे ग्रेना में। इसी अप्रकाशीय अभिक्रिया को हम लोग डार्क
अभिक्रिया, डार्क रिएक्शन भी कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? डार्क रिएक्शन भी कहते हैं। चलो थोड़ा सा हम इसको और छोटा करते हैं, ठीक। चल, इसी को नाम हम लोग देते हैं क्या? तो आप कहेंगे डार्क रिएक्शन। अब डार्क रिएक्शन कहने का अर्थ ये नहीं है कि ये अंधेरे में होने वाली रिएक्शन है या अंधेरे में होने वाली अभिक्रिया नहीं है। ये किसी भी टाइम अभिक्रिया हो सकता है, ठीक है। प्रकाशीय अभिक्रिया का मतलब होता है लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन इसे हम कहते हैं। और लाइट रिएक्शन हमेशा कब होगा? तो दिन के समय में ही होते हैं, यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होती है वो हमेशा दिन के समय में होगा। हमेशा ध्यान रखिएगा कि प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है वो हमेशा दिन के समय में होता है। अब ये प्रकाशीय अभिक्रिया में क्या है? अभी हमने बताया, अभी कुछ देर पहले हमने बताया कि प्रकाशीय अभिक्रिया में, प्रकाशीय अभिक्रिया में क्या होता है कि जल टूटता है। जल क्या होता है? टूटता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में, यहां पर देखो, नहीं हमने लिखाया है, आगे बढ़ जाओ। यानी कि जो प्रकाशीय अभिक्रिया है इसमें क्या होता है? जल टूटकर ऑक्सीजन का निर्माण होता है। यानी कि जब प्रकाशीय अभिक्रिया होगा तो जल टूटेगा और जल टूटकर किसका निर्माण करेगा? ऑक्सीजन का निर्माण करेगा। इसी तरीका से ध्यान रखिएगा कि जो डार्क रिएक्शन होता है यानी जो अप्रकाशीय अभिक्रिया होता है इसमें क्या होते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड, कौन सा? तो आप कहेंगे सर कार्बन डाइऑक्साइड CO2 ग्लूकोज में बदलता है। यानी कि अप्रकाशीय अभिक्रिया में जो कार्बन डाइऑक्साइड है उससे किसका निर्माण होगा? तो ग्लूकोज का निर्माण होता है। कार्बन डाइऑक्साइड से ग्लूकोज का निर्माण होता है। और प्रकाशीय अभिक्रिया में जल टूटकर ऑक्सीजन का निर्माण करता है। तो ये सारे चीज हमारे किस में थे? क्लोरोप्लास्ट में थे। क्या ये बातें आपको समझ में आया मेरे भाई? क्या ये बातें समझ में आया? अच्छा, इस बात को ध्यान रखिएगा कि ये स्ट्रोमा जो है, ये तरल जो है, ये एक, इसमें जो तरल जेली पदार्थ है ये एक प्रकार का एंजाइम होता है। अगर कभी भी आपसे पूछे कि प्रकाश संश्लेषण में स्ट्रोमा में क्या पाए जाते हैं? एंजाइम पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? एंजाइम पाए जाते हैं। तो ये इस तरीका से हमारा पूरा का पूरा प्रकाश संश्लेषण समाप्त हुआ मेरे भाई। बोलो, प्रकाश संश्लेषण का क्या हुआ? समापन हुआ। हमने पूरे चीजों को समझाया है, ठीक है। तो अब हम फिर से एक बार आपको समझा देते हैं फास्ट फॉरवर्ड में। चल यहां पर देखो, हमने यही चीज आपको बताया कि सबसे ऊपर वाली भाग क्या है? क्यूटिकल है। तो हमने यहाँ पर क्यूटिकल के बारे में समझाया कि क्यूटिकल क्या है? एक जलरोधी है, जलरोधी परत है। इसका निर्माण मोम और क्यूटिन से हुआ है। इसका कार्य क्या है? तो जल हानि को कम करना और हानिकारक कारकों से सुरक्षा करना। उसके बाद हमने कहा, उसके बाद हमने देखा था क्या कि इसके अंदर वाले जो होते हैं एपिडर्मिस होते हैं। इसके अंदर क्या है? एपिडर्मिस है। तो एपिडर्मिस से कोई मतलब नहीं था। इसके बाद हमने देखा इसके अंदर हमें क्या मिलते हैं? तो प्लास्टिड मिलते हैं, यानी इसके अंदर पहली शेड जैसा मेसोफिल उत्तक मिलते हैं और उसी के अंदर हमें प्लास्टिड मिलते हैं और उसी प्लास्टिड को हमने क्लोरोप्लास्ट नाम दिया है। तो ये क्लोरोप्लास्ट था। क्लोरोप्लास्ट के बारे में हमने पूरी तरीके से समझाया। तो ये सारे चीज हमारे कंप्लीट हो गए। अब यहाँ पर देखो, ये हमारा स्टोमा है, स्टोमाटा है। स्टोमाटा ये ओपन है, होता है, ये ओपन है और ये क्लोज्ड है। ओपन क्या होता है?
जब जब पानी इसमें मिल जाते हैं, पानी इसमें भर जाते हैं, जब इसमें पानी की मात्रा अधिक होती है तो ये खुल जाता है और जब पानी की मात्रा कम हो जाता है तो ये क्या हो जाता है, पचक जाता है। इस वजह से हम कहते हैं कि ये एक प्रकार का इसको सुरक्षा देने का कार्य गार्ड सेल का होता है। किसका होता है? गार्ड सेल का। यानी गार्ड कोशिका ही इसे सुरक्षा प्रदान करता है। और कितने होते हैं? तो 2 होते हैं। ये हमारा क्लोरोप्लास्ट था। क्लोरोप्लास्ट में ये था थैलेकोइड, ये इस तरीका से, और इसी में हमारे लाइट रिएक्शन होते हैं। लाइट रिएक्शन में यहाँ पर केल्विन साइकिल चलता है। हाँ, इस बात को और भी आप नोट कर लो मेरे भाई कि यहाँ पर एक कौन सी साइकिल चलती है, तो केल्विन साइकिल चलती है, केल्विन चक्र चलता है। यहाँ पर एक कौन सा चक्र चलता है? केल्विन चक्र चलता है। केल्विन चक्र चलता है और किसका निर्माण होता है? ऊर्जा का निर्माण होता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। तो आज के लिए यही हमारा था, सारा का सारा प्रकाश संश्लेषण वाली क्रियाएं। ये देखो, यहाँ से हमने पढ़ना शुरू किया था। यहाँ से हमने पढ़ना शुरू किया था प्रकाश संश्लेषण के बारे में कि प्रकाश संश्लेषण क्या है। तो 2 अकार्बनिक अणु को मिलाकर सनलाइट के प्रेजेंस में क्लोरोफिल की मदद से एक कार्बनिक यौगिक बनाया जाता है जिसे ग्लूकोज कहते हैं, और ये 6 कार्बन वाला शर्करा होता है। ऑक्सीजन गैस का निर्माण होता है और जल वाष्प की हानि होती है। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि यही प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस का, कि नीचे से क्या होते हैं? जल का अवशोषण, यहीं से खनिज का भी अवशोषण, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण, ऊपर से सनलाइट का अवशोषण, या इसी में ऑक्सीजन रिलीज होता है। फिर हमने यहाँ बताया कि कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण विसरण के द्वारा होता है। ये रंध्र यानी स्टोमाटा में प्रवेश करता है। स्टोमाटा का कार्य गैसों का विनिमय करना यानी आदान प्रदान करना होता है इसका काम। यानी कि ऑक्सीजन को गैसों का आदान प्रदान कहने का अर्थ क्या हुआ कि ऑक्सीजन को निकालना और कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करना, ये हमारा गैसों का विनिमय है। परासरण की क्रिया द्वारा जल को अवशोषित करता है जल, और ये जाइलम के माध्यम से पूरे भाग में पहुंचाता है। स्टोमाटा 2 गार्ड वाली कोशिका से घिरा होता है। ये सारी चीज हमने समझाया। इसी में हमने बताया कि जल का ऑक्सीकरण होता है, जल का विघटन होता है। कब होता है? जब सनलाइट इस पे पड़ते हैं तो ऑक्सीजन बनता है, और कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन होता है, यानी जब इसमें हाइड्रोजन जुड़ते हैं तो निर्माण होता है भोजन का। किसका निर्माण होता है? शर्करा का निर्माण होता है। ये क्या है? शर्करा है। और ये शर्करा कैसा है मेरे भाई? तो आप कहोगे जटिल शर्करा है। यानी कि जब हम 2 सरल कंपाउंड को मिलाते हैं और मिलाकर एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का निर्माण कर लेते हैं, यानी कि एक प्रकार का क्या है? शर्करा है। हालांकि जटिल तो नहीं कहेंगे, एक सरल ही कहेंगे, लेकिन एनाबोलिक है, इस वजह से इसे हम जटिल कह सकते हैं। 2 चीजों को मिलाकर एक नया चीज तैयार करना, उसे हम एनाबोलिक कहते हैं। फिर प्रकाश संश्लेषण क्रियाओं प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होता है, या आप कह सकते हैं कि इस प्रकाश ऊर्जा को, ठीक है, आप विकिरण ऊर्जा भी कह सकते हैं। प्रकाश ऊर्जा को आप विकिरण ऊर्जा भी कह सकते हैं। विकिरण ऊर्जा कहीं कहीं ये भी लिखा हुआ आ सकता है कि प्रकाश ऊर्जा कहिए या विकिरण ऊर्जा कहिए। एक्स्ट्रा ग्लूकोज स्टार्च में परिवर्तित होता है और पत्तियों में स्टार्च संचित रहते हैं। प्रकाश संश्लेषण क्रिया जड़ में भी संभव है, तना में भी, पत्तियों में भी है, इन तीनों जगहों पर संभव है, लेकिन मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग पत्तियां ही होता है। तो हमने पत्तियों के बारे में समझा। फिर ये है पत्तियां का एनाटोमी, और इसी एनाटोमी को देखते हुए हम लोग क्लोरोप्लास्ट पढ़े, क्लोरोप्लास्ट पढ़कर क्लोरोफिल पढ़े, और क्लोरोफिल ही क्या करता है? तो प्रकाश को शोषित करता है और ऊर्जा का निर्माण करता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये सारे के सारे बातें समझ में आए होंगे, आपको पढ़ाया हुआ सारी चीज़ अच्छे ढंग से दिमाग में फिट हो गया होगा, उम्मीद करते हैं। तो चलो मेरे भाई, फिर मिलेंगे अगले क्लास में। तब तक आप इस चीज़ का रिवीजन कीजिए, अपना नोट्स तैयार कीजिए,
और अच्छे ढंग से प्रैक्टिस अवश्य करें, ठीक है? इससे जितना भी क्वेश्चन बनेगा वो सारे क्वेश्चन आप कहीं से भी लगा कर देखो, हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपके हाथों में होगा, ठीक है? किसी भी प्रकार के कोई समस्या नहीं होगा, जितना आपको पढ़ना था, उतना हमने आपको बताया है सारी चीज़ों को, ठीक है? तो चलिए अपना ख्याल रखिए, फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक आप अपना ख्याल रखें।